Hello everyone. Today's new topic is revaluation of assets and liabilities, which you have already studied in previous chapter, that is change in profit sharing ratio. एक बार और फिर से इसको समझ लेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में होता क्या है. You have already learned the concept of revaluation of assets and liabilities in previous chapter of change in profit sharing ratio. It is prepared every time whenever the partnership firm is reconstituted. जब भी आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करोगे तो आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो जिस बेसिस पे अपनी पार्टनरशिप लेकर के चलते हैं, जिस रेशियो पे पार्टनरशिप लेकर के चलते हैं, तो वो अगर कुछ एसेट्स में और लायबिलिटी में कुछ रिवैल्यूएशन आता है तो वो उसको अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यूज बिकॉज विद टाइम वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज. कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है. तो वो जो उनकी करंट वैल्यू होती है वो उसके अकॉर्डिंग उसको रिवैल्यूएशन करते हैं. अगर उससे कुछ प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन करने से या लॉस होता है, अगर लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे उसको, अगर गेन होता है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में अवेल करेंगे उसको. इट इज आल्सो पॉसिबल दैट सम एसेट्स और लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक. कभी कभार क्या होता है कि कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करने से छूट जाती हैं, तो वो अगर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द्वारा से उसको टैकल अप करा जाता है तो उसको एडमिट करा जाता है, उस चीज को रिकॉर्ड करा जाता है. द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटीज पेबल शुड बी ब्रॉट टू देयर करंट वैल्यू सो दैट द इनकमिंग पार्टनर इज नॉट टू पुट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ द चेंज इन वैल्यू. अगर जब हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं या फिर कंसिडर पार्टनरशिप फर्म में, क्या होता है कि आपको वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को उनके करंट वैल्यूज पे रखना पड़ता है. ठीक है, ताकि जो ऐसा ऐसे करना पड़ता है कि अगर सपोज करो कुछ ओवर वैल्यूड स्टॉक है, आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक आप लेकर के चलते हो, तो उसके से जो एडवांटेज है, ठीक है, जो न्यू पार्टनर पर आएगा इनकमिंग पार्टनर, तो वो उसके एडवांटेज उठा सकता है उस चीज़ के. अगर मैं सपोज करो अंडर वैल्यूड स्टॉक लेकर के चलता हूँ, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक में क्या होता है कि मुझे मेरा स्टॉक डाउन जाएगा, जब मैं पार्टनर को ऐड करूंगा तो सडनली उसकी वैल्यू अगर मैं बाद में इंक्रीज करूंगा तो उसको उस चीज़ का एडवांटेज मिलेगी. ठीक है, बट वो लेकर के जब आएगा तो अपनी कैपिटल और जो गुडविल लेकर के आएगा वो उसके अकॉर्डिंग लेकर के आएगा. जैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो आपके एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करते हो, ऐड कर देते हो, एबनॉर्मल गेन को आप माइनस कर देते हो. तो आपके ये चीज़ होते हैं आपको सिमिलरली आपको गुडविल में भी करनी पड़ती है, ऐसे आपको रिवैल्यूएशन के टाइम पे भी करनी पड़ती है यहाँ पे. अकाउंटिंग एंट्रीज समझते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से होती हैं. ठीक है, जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट भी समझ लो और अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट भी समझ लेना. रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट में किस तरीके से एंट्री करते हैं, जो इजी लगे उस पैटर्न से आप करने की कोशिश करना. अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको इजी लगता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले प्रिपेयर कर लो, जनरल एंट्री आप बाद में कर लो. वैसे तो यही कहूंगा कि जनरल एंट्री भी समझो, इंपॉर्टेंट ये भी है कि कई बार एग्जाम में अगर जैसे जनरल एंट्री करने के लिए पूछता है तो आपको जनरल एंट्री ही करनी चाहिए. आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे फिर जनरल एंट्री करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है. तो इससे तो बेटर है कि आप एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है उसमें. देखो, फॉर एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, आल्सो फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जब कभी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर भले से मैंने कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं करा था, अब मुझे उसको रिकॉर्ड करना, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है एक तरीके से. तब जनरल एंट्री क्या करते हैं, हम एसेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं. एंट्री हो जाती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, आप रिवॉल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों सिनोनिम्स है. आप चाहे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट भी लिख सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं. फॉर अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हो और एसेट्स को क्रेडिट करते हो. ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ इट मीन्स आपके एक गेन हुआ है आपको, तो गेन आपको क्या करोगे, रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करोगे और जिसके थ्रू आपका गेन हुआ है उसको आप डेबिट करोगे. एसेट्स के थ्रू अगर आपको गेन हुआ है तो आप एसेट्स को डेबिट करोगे. अगर लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज हुई है तब भी आपको क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको गेन होगा, तो रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट करोगे, लायबिलिटीज को आप डेबिट करोगे. नेक्स्ट, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. ठीक है, आपके जब एसेट की वैल्यू क्या डिक्रीज हुई है, एक तरीके से लॉस हुआ है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे और एसेट्स को आप क्रेडिट कर दोगे. ठीक है, फॉर एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, आल्सो फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. ठीक है, आपकी जो लायबिलिटी वो इंक्रीज हो रही है या आपकी कोई लायबिलिटी आप
रिकॉर्ड नहीं करी थी, छूट गई थी, अब आप उसको लिखो तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीज ही हो जाएगी। तब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। सिमिलरली फॉर डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई अगर लाइबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज होती है तो आपका इसमें मतलब आपको गेन हो रहा है, अगर गेन हुआ होगा तभी आपने उसको लाइबिलिटी का पेमेंट करा होगा, लाइबिलिटी तभी आपकी डिक्रीज हुई होगी, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कर दोगे एंट्री। ठीक है, उसके बाद जब देखो ये चार एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो फर्स्ट फोर एंट्रीज हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। ठीक है, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, ऐसे आप लायबिलिटी की वैल्यू को करोगे, अगर ये डिक्रीज होगी तो आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे। ठीक है, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, उसी का आपको लेकर के समझने की कोशिश करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट हम कब कब करते हैं, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है या लायबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब इसका अपोजिट कर देना, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखना, कोई भी एक चीज आप पकड़ लो, ये चार एंट्री हैं, इन चार एंट्री में से आपको देख लेना डेबिट, रिवैल्यूएशन को डेबिट कब करना है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कब करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन को दो बार डेबिट करते हैं, कब कब, जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, तो आप रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। क्रेडिट कब करते हैं, जब आपका एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही हो, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद जब आप ये सब चीजें कर दोगे तो लास्ट में दो एंट्री आपकी हो सकती हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एक एंट्री होगी इन दोनों एंट्री में से, या तो आपको गेन हो रहा होगा रिवैल्यूएशन पे या आपको लॉस हो रहा होगा रिवैल्यूएशन पे। अगर गेन होगा आपको, ये गेन कैसे पता चलेगा आपको कि गेन हुआ है, आपकी जो रिवैल्यूएशन जो क्रेडिट साइड की जो वो आपकी एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन की जो जितनी भी आपकी क्रेडिट एंट्री अगर ज़्यादा होंगी आपकी, यानी आपके जो रिवैल्यूएशन आपने क्रेडिट जितनी ज़्यादा बार कर रखा होगा, ठीक है, और रिवैल्यूएशन को डेबिट आपने कम कर रखा होगा, ठीक है, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स में आपका रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ होगा, बट मैक्सिमम जो आपका होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ होगा, तब आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा तब आपको। जब अगर रिवैल्यूएशन डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट कम होगा तब आपको लॉस होगा। ठीक है, तब आपको एंट्री करनी पड़ेगी, यानी जब गेन होगा तो तब आप क्या एंट्री करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, देखो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी रिवैल्यूएशन की, आपने जो क्रेडिट साइड एंट्री कर रखी है रिवैल्यूएशन की वो ज्यादा है आपकी, ठीक है, डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड को पूरा कंप्लीट करने के लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। ठीक है, तो क्रेडिट किसको करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। ऐसे ही जब आपको लॉस हो रहा होगा तो आपके जो डेबिट साइड की एंट्री वो ज्यादा आ रही होंगी, क्रेडिट साइड की जो है कम आ रही होंगी। ठीक है, तो आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर दोगे। क्वेश्चन रेगुलरली करके देखना है इसके, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा समझ में आप मुझसे दोबारा पूछ लेना इस चीज को। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। अच्छा, प्रोफॉर्मा भी समझ लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। यहाँ पर ठीक है, इस चीज को देखना, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे इसको, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखोगे। एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे। ठीक है, ऐसे लायबिलिटी का हो जाएगा आपका, लायबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड लिखोगे। लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे। ठीक है, कोई अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है आपकी वो आप डेबिट साइड लिखोगे, कोई अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है आपका तो उसको आप क्रेडिट साइड लिखोगे। अगर आपने रेमुनरेशन एक्सपेंसेस कुछ पे करा है, ठीक है, तो आप टू कैश के अकाउंट के नाम से डाल दोगे। अगर किसी पार्टनर ने पे करा है तो
ठीक है, आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के नाम से डाल दोगे। कैश में पे करा है तो कैश के नाम से, पार्टनर ने पे करा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के नाम से डाल दोगे उसमें आप। ठीक है। अब जिस साइड की एंट्री आपकी, जो सपोज इनका टोटल लगाओगे आप, इसका जब टोटल लगाओगे, अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया, इस साइड का टोटल अगर आपका ज्यादा आएगा, ठीक है, तो ये अमाउंट आप दोनों तरफ लिखोगे, यहाँ पे भी लिखोगे, यहाँ पर भी लिखोगे। इस साइड आप क्या लिखोगे, टू गेन ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यहाँ से आप, आपकी ये साइड ज्यादा आ रही है, ये साइड कम आएगी, तो इस जितनी अमाउंट होगी इसमें से इन सबको माइनस कर दोगे आप। ठीक है, ये सब जो माइनस कर दोगे आप, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसको यहाँ पर लिखोगे, अंदर दिखाओगे पार्टनर्स के नेम, जितने भी पार्टनर होंगे। ये जो अमाउंट होगी इसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के सामने लिख दोगे। ठीक है, अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा आएगी, ठीक है, क्रेडिट साइड कम आएगी, तो इसका टोटल लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे फिर बाद में दोनों साइड। ठीक है, इस में से आप इसका जो टोटल होगा उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, इसको आप माइनस कर दोगे तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे करा था, ऐसे आप यहाँ पे कर दोगे। जो भी अमाउंट होगी इसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 जो आपकी बुक का है, डीके गोयल बुक का। जनरल एंट्री आपको करनी है, पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब आपको वो वाली जनरल एंट्रीज करती है, जब न्यू पार्टनर जब एडमिट आप करते हो तो उस टाइम की आपको जनरल एंट्री करती है, तो जाहिर सी बात है आपको रिवोल्यूशन अकाउंट की जनरल एंट्री यहाँ पे करनी है। यहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है, कितनी गुडविल लेकर के आ रहा है, तो उसकी एंट्री तो नहीं होगी, बट आपको यहाँ पर जो दे रखा है, आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे दे रखी है। पहली ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई ₹2 लाख, stock is overvalued by 20%, provision to be made for compensation of ₹20,000. Sundry debtors appeared in the books at ₹1,50,000. They are estimated to produce not more than 1,30,000. Creditors include an amount of ₹10,000 received as commission. A bill of exchange 40,000, which was previously discounted with the banker, was dishonored on 31st March 2022, but no entry has been passed for it. Value of machinery is to be decreased to ₹1,20,000. Book value is ₹2 lakh C. Value of machinery is to be decreased by 1,20,000. Book value ₹2 lakh C. Expenses on revaluation amount to ₹8,000 have been paid by partner X. तो बस आपको यही जनरल एंट्रीज करनी है, 9 जनरल एंट्रीज आपको करनी है। यहाँ पर आपको एडमिशन के टाइम पे जो पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है, गुडविल लेकर के आता है, वो एंट्री नहीं है यहाँ पर। ये सारी सारी एंट्रीज का मतलब आपको कैसे रिवैल्यूएशन के रिलेटेड एंट्री है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है बाय ₹2 लाख, यानी कि ₹2 लाख से अंडर वैल्यूड है। हमने जो सपोज करो, जो अगर बिल्डिंग यहाँ पर 10 लाख की होगी, तो मैंने उसको ₹2 लाख कम से दिखा रखा है, ₹8 लाख का दिखा रखा होगा। तो उसको मैं बैलेंस करने के लिए, यानी कि जब मैं, अगर न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे मुझे सब अमाउंट करेक्ट करेक्ट लेना पड़ेगा, ताकि जो पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है उनको राइट बेनिफिट उनको मिल सके उस इन्वेस्टमेंट का। तो ये जो ₹2 लाख की जो लेस अंडर वैल्यूड इनकम है, मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे उसका एसेट का जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले एरो लगा देते हैं कि हमारा एसेट कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी कहाँ पर इंक्रीज हो रही है, एसेट कहाँ डिक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी कहाँ डिक्रीज हो रही है, ताकि हमें जनरल एंट्री करते वक्त आसान हो जाए। ठीक है, तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, आपका जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है 20%। ठीक है, 20% से ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू आपको दे दी 60,000 की, यानी कि जो आपके आपने अपने बैलेंस शीट में लिख रखा होगा उसे 60,000 से दिखा रखा होगा, ये क्या है, 20% एक्स्ट्रा है। आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, अंडर वैल्यू आपको वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी कि आपकी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं एसेट्स के लिए सिंगल एरो बनाऊंगा, लायबिलिटीज के लिए डबल एरो बनाऊंगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एसेट है उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। Again, sundry debtors appeared in the books at rupees 1,50,000. They are estimated to produce not more than 1,30,000. ये भी प्रोविजन ही हुआ एक तरीके से, प्रोविजन ऑन डेटर्स। ठीक है, तो प्रोविजन आपके सारे लाइबिलिटीज होती हैं, तो ये प्रोविजन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इस चीज का ध्यान रखना आप कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड करूंगा, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैं उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड करूंगा। अगर जनरल एंट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मुझे एसेट्स को, अगर इंक्रीज हो रहा है मेरा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखूंगा। अगर मेरे एसेट्स की वैल्यू डाउन जा रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट लिखूंगा मैं उसको जनरल एंट्री में। ऐसे ही लायबिलिटी का हो जाएगा, अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, अगर मेरे लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे आपको फिफ्थ में दे रखा है, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। यहाँ पर जो क्रेडिटर में अमाउंट इंक्लूडेड है कमीशन 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, लायबिलिटी की वैल्यू जो है डाउन जा रही है, तो मैं क्रेडिटर्स को डेबिट करूंगा, लायबिलिटी को और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये आएगा थोड़ा सा कि क्रेडिटर्स में जब इंक्लूड है कमीशन 10,000, तो पार्टनर को इसका बेनिफिट नहीं मिला होगा। ठीक है, पार्टनर को इसका बेनिफिट नहीं मिला होगा, तो कई बार दिमाग में आएगा कि मैं इसको भी बेनिफिट के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, एक तरीके से प्रॉफिट हो गया, पार्टनर को ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्रेडिटर्स की वैल्यू भी तो डाउन जा रही है। ठीक है, आपकी जो लायबिलिटी डाउन जा रही है और कमीशन, उसमें क्या है, कमीशन है आपका, तो इसका बेनिफिट देने के लिए ही आप रिवैल्यूएशन में एंट्री कर रहे हो, आप दो बार बेनिफिट नहीं दोगे इस चीज का। भाई क्रेडिटर की वैल्यू भी तो डाउन होगी, आप उसी चीज का बेनिफिट दे रहे हो, ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स के उसमें, पहले तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया आपका, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, तो आप उसको दो दो बार ट्रांसफर नहीं करोगे, एक बार डिक्रीज इन लायबिलिटी के रूप में या फिर कमीशन के रूप में, आपकी कमीशन भी आपको देना है। ठीक है, बस एक ही बार आपको देना है। Bill of exchange 40,000, which was previously discounted with the banker, was dishonored on 31st March 2022, but no entry has been passed for it. Bills of exchange, ठीक है, ये बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है, इस चीज का पता यहाँ से चलता है कि ये डिस्काउंटेड हुआ है, विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर, ये आपने डिस्काउंट करा, तो यानी कि आपके पास बिल्स रिसीवेबल आया होगा, ये पेएबल नहीं, आपने दिया नहीं था, अदरवाइज सेकंड पार्टी जो होती है वो उसको डिस्काउंट करती है। यहाँ पर आप डिस्काउंट कर रहे हो तो इट मीन ये बिल्स रिसीवेबल है, आपने रिसीव करा था, चेक आपने बैंक में लगाया, वो डिसऑनर हो गया। अब वो जब डिसऑनर हो गया तो आप क्या करोगे, एंट्री रिवर्स करोगे। यहाँ पर आपके डेटर्स, अगर आप देखोगे, आप बोलोगे कि सर डेटर्स तो इंक्रीज हो जाएंगे ना फिर से, तो आपके जब एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी लेकर चल रहे हैं, तो एसेट्स जो इंक्रीज हो रहा है तो मैं से रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना चाहिए, बट मैं इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा। रीजन इसके पीछे ये है कि ये 40,000 रुपीज जो डेटर्स मेरे इंक्रीज होंगे, बैंक भी तो मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है, सेम लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा, मेरा डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे बट बैंक मेरा डिक्रीज हो जाएगा उसी से, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का। तो इसकी जो एंट्री करोगे सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन की एंट्री करोगे आप। वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू ₹1,20,000। यहाँ पर इस चीज का ध्यान दोगे आप, टू पे और बाई पे, दोनों सेम लाइन है, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज टू ₹1,20,000, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 1,20,000। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो मशीनरी की वैल्यू है वो डिक्रीज होकर के 1,20,000 हो गई, जिसकी बुक वैल्यू 2,00,000 थी, अब उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस हुआ, यानी कि एसेट जो मेरा डिक्रीज हुआ है, कितने से हुआ है, 80,000 से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी डिक्रीज बाय 1,20,000, यहाँ पे मेरी 1,20,000 से उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो यानी कि जो अब मशीनरी की वैल्यू होगी वो 80,000 होगी। यहाँ पर 80,000 से डिक्रीज हुई है। ठीक है, यहाँ पर अब मशीनरी की वैल्यू ही 80,000 बची है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस। नाउ एक्सपेंसेस ऑन रिवॉल्यूशन अमाउंट टू ₹8,000 हैव बीन पेड बाय एक्स, यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन अमाउंट का जो एक्सपेंसेस है वो पेमेंट कर रहा है एक्स के द्वारा। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैश में होती तो हम कैश लिख देते, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बिल्डिंग है वो अंडर वैल्यूड है, उसको नॉर्मल करने के लिए मुझे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर एसेट्स मेरा इंक्रीज होगा तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्पेसिफिक एसेट्स है तो उसका मैं नेम से एंट्री कर सकता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। नाउ स्टॉक मेरा ओवर वैल्यूड था 20% पे। वहां पर मुझे वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर मुझे परसेंटेज दे रखी है कि स्टॉक जो है आपका वो ओवर वैल्यूड है 20%। बुक वैल्यू दे दी थी मुझे 60,000। तो देखो इसकी जो वर्किंग नोट में दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आपको निकालनी है वैल्यू। भाई स्टॉक मेरा ओवर वैल्यूड है 20% पे, यानी कि स्टॉक के जो ओरिजिनल वैल्यू होगी प्लस 20% बुक वैल्यू दे रखी होगी इसको। बुक वैल्यू आपको दे रखी है 60,000, यानी कि वन। अगर मैं बुक वैल्यू स्टॉक को मान लेता हूँ 100 अमाउंट का, कि मेरा स्टॉक 100 का है, 20% का उस पर प्रॉफिट जो ओवर वैल्यू कर रखा है, तो बुक उसकी जो वैल्यू आ रखी होगी 120 के हिसाब से आ रखी होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने के लिए बुक वैल्यू को मैं क्या करूंगा, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120 कर दूंगा, तो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू निकल करके आ जाएगी। यानी कि 60,000 मुझे दे रखा था, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120 कर दूंगा, 50,000 मेरे पास क्या आ गई, ओरिजिनल वैल्यू आ गई स्टॉक की। अब ये ओवर वैल्यूड था, मुझे जो लेना है डिफरेंस लेना है ना, क्योंकि मैं रिवैल्यूएशन में डिफरेंसेस को देखता हूँ कि डिफरेंसेस कितना है। भाई 50,000 का स्टॉक मैंने 60,000 का उसमें दिखा रखा है, मुझे उसका वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने से डिक्रीज करनी पड़ेगी, 10,000 से डिक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कि बुक वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू 10,000। एक तरीका तो ये हो गया इसका। ये अगर आपको डायरेक्ट करना चाहो, आपको ओवर वैल्यूड अमाउंट डायरेक्टली निकालनी है, तो आप किस तरीके से निकालोगे। भाई बुक वैल्यू दे रखी है 60,000, ठीक है, और 20% तो इसमें इंक्रीज है ना, तो आपको 20% की वैल्यू निकालो उसमें। तो 20 की जो वैल्यू निकालोगे, नीचे आपको क्या करोगे, भाई यहाँ पर जैसे मैंने करा था, बुक वैल्यू 60,000 थी, ठीक है, 120 की वैल्यू 60,000। ठीक है, वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 डिवाइडेड बाय 120। अब मुझे 20 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 इसकी वैल्यू आ गई। चाहो तो आप इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हो। दो अल्टरनेटिव मेथड है इसको निकालने के लिए। ओवर वैल्यूड अमाउंट आ गया मेरे पास 10,000। अब मुझे इसकी जो एंट्री करनी है, तो जनरल एंट्री देखो किस तरीके से होगी इसकी। यहाँ पर स्टॉक को मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 10,000 10,000। लायबिलिटी क्रिएट करी है, वर्कमैन जो एक्स एम्प्लॉय उसको कंपनसेशन दिया है कितने, 20,000 रुपीज का। अब यह दिया नहीं है, सॉरी, प्रोविजन बनाया है आपने। तो आपके प्रोविजन क्या होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, तो आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी आपकी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट 20,000 20,000। नेक्स्ट डेटर्स को आपने मान के, आपके डेटर्स 1,50,000 थे, बट आपने एस्टिमेशन लगाया कि भाई मुझे इसमें तो खाली 1,30,000 मिल सकते हैं। 20,000 का आप क्या कर रहे हो, डाउट मान रहे हो कि ये जो है डाउटफुल है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स कर लेना। यहाँ पे आप डाउटफुल डेटर्स का प्रोविजन लगा रहे हो। ठीक है, 20,000 आपके डाउटफुल है, प्रोविजन लगा रहे हो, लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, आपका रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्रेडिटर्स। आपके क्रेडिटर्स में अमाउंट इंक्लूडेड थी कमीशन रिसीव्ड की। ठीक है, अब वो कमीशन रिसीव्ड की जो आपकी अमाउंट थी, तो
आप बोलोगे सर कमीशन रिसीव कर दो तो बेनिफिट हम अलग देंगे, क्रेडिटर्स को तो हमारे जो डाउन जा रहे हैं उसका बेनिफिट अलग देंगे, दो दो बार बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है। आपका अगर क्रेडिटर सपोज करो आपका लिखा होता कि बाय मिस्टेकनली क्रेडिटेड जो है इंक्रीज कर रखे थे, अगर आप तो डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है, तब उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बट यहाँ पर एक बेनिफिट था। अब वो बेनिफिट आप उसको पार्टनर को रिवॉल्यूशन के थ्रू दे दोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे, 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन लिख दोगे, क्रेडिटर्स आर डिक्रीज ड्यू टू कमीशन रिसीव्ड रॉन्गली डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बेनिफिट नाउ ट्रांसफर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, ये जो बेनिफिट आप पार्टनर को रिवॉल्यूशन के थ्रू आप दे दोगे यहाँ पे। नेक्स्ट, संडे डेटर्स की एंट्री, जो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो डिसऑनर हो गया था, हमने बैंक में डिपॉजिट करा, हमने उसको डिस्काउंट करा चुके थे, बट बाद में क्या हुआ कि वो बाउंस हो गया, ठीक है, डिसऑनर हो गया। तो आपने संडे डेटर्स आपने क्या करे होंगे, डिक्रीज कर दिए होंगे, जब आपने रिसीव कर लिया होगा बैंक आपने इंक्रीज कर दिया होगा कि मेरे पास बैंक में पैसा आ चुका है। बट 31 मार्च 2022 को क्या हुआ, बैंक उसको डिसऑनर कर देता है। तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा कि आपके जो डेटर्स होंगे वो आपको रिबिल्ड करने पड़ेंगे, यानी कि आपको डेटर्स अकाउंट आपको फिर से दिखाने पड़ेंगे 40,000, और जो आपका बैंक होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा 40,000 से। तो ये आप रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे, संडे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 40,000। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई आपका डेटर्स जो है इंक्रीज हो रहा है, आप बोलोगे सर डेटर्स भी इंक्रीज हो रहा है बैंक भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम दोनों की एंट्री करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, मिसलीड करेगा अकाउंट को और कुछ नहीं करेगा। बाद में क्या होगा, आप उसको डबल उससे 80,000 से इंक्रीज दिखा दोगे, पार्टनर को आप जब बेनिफिट दोगे तो इतना तो आपके पास अमाउंट होगा नहीं, एक तो चेक भी तो आपका डिसऑनर्ड हुआ ना, एक तरीके से लॉस भी तो हुआ आपको ही। नाउ रिवैल्यूएशन की जो मशीनरी की जो आपको दे रखी थी, जो मशीनरी की जो वैल्यू डिक्रीज हुई है, ₹2,1,20,000 बुक वैल्यू दे रखी थी आपको 2 लाख। अब वो जो डिक्रीज हुई है ₹2,1,20,000 तक आपके अब जो उसकी वैल्यू आ गई है 1,20,000 आ गई है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस यानी कि जो डिक्रीज हुआ है, कितने से डिक्रीज हुआ है आपका एसेट, 80,000 रुपीज से डिक्रीज हुआ है। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं टू मशीनरी अकाउंट 80,000 80,000। अगेन नेक्स्ट एंट्री में आपको दे रखा था कि मशीनरी इज डिक्रीज बाय ₹1,20,000, मशीनरी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है 1,20,000 से। ठीक है, अब की बार आपको वैल्यू ही दे रखी है डिक्रीज, तो आप डिक्रीज अमाउंट ही लिखते हो यहाँ पर, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,20,000 1,20,000 यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये सारी एंट्री हो गई, लास्ट में एक एंट्री थी कि एक्स जो है रिवॉल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करता है और पेमेंट करता है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपीज 8,000 रुपीज। लास्ट में जो ये एंट्री आई है, एंट्री नंबर 10। ठीक है, ये अमाउंट हमें कैसे पता चलती है, इसके लिए एक बार आप फिर से देख लो इस चीज को। यहाँ पर आप इसको टैली करोगे कि आपने इसको डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट कितनी बार करा है, क्रेडिट कितनी बार करा है। ठीक है, तो देखो क्रेडिट करा है एक बार 2 लाख रुपीज से, डेबिट करा है 10,000 20,000। इसको टैली करते चलेंगे साथ में, 10,000 प्लस 20,000 30,000, 30,000 प्लस 20,000 50,000, 50,000। यहाँ पर देखो क्रेडिट हुआ है, तो 2 लाख एक बार क्रेडिट ऊपर हो रखा था, और एक बार नीचे यहाँ पे 2,10,000 से मैंने इसको क्रेडिट कर रखा है। यहाँ पर रिवॉल्यूशन को कुछ नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर रिवॉल्यूशन को डेबिट करा है 80,000, ऊपर में कैलकुलेट कर चुका था 50,000, 50 प्लस 80 दैट इज 1,30,000, 1,30,000 प्लस 1,20,000 दैट इज 2,50,000 हो गया। ठीक है, 2,50,000 और ये 80,000, 2,50,000 और 2,58,000 से आपने इसको क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। और क्रेडिट कितने से कर रखा है, 2,10,000 से कर रखा है। अच्छा, अब इस चीज को देखो आप कि डेबिट तो मैंने ज्यादा कर रखा है, डेबिट ज्यादा कर रखा है 2,58,000 से कर रखा है, और क्रेडिट मैंने 2,10,000 से कर रखा है, तो अब रिवॉल्यूशन को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैं रिवॉल्यूशन को क्रेडिट कर दूंगा टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 48,000 से मैंने शॉर्ट कर रखा था, तो अब मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, मेरा रिवॉल्यूशन का इसका मीन बैलेंस आ गया यहाँ पे। डेबिट किसको करेंगे, अगर रिवॉल्यूशन का क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ रही है आपको, रिवॉल्यूशन को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या लॉस है आपका। ठीक है, तो लॉस पार्टनर बियर करेंगे, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे या पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 48,000 से। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव मेथड ये है, जैसे कुछ लोगों को इजी लगता है कि पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं बाद में हम जर्नल एंट्री कर देंगे,
ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि जो आपके एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, अगेन मैं इस चीज के लिए क्लियर करूंगा कि एसेट्स के लिए मैं सिंगल एरो बनाऊंगा और लायबिलिटीज के लिए मैं डबल एरो बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये क्या एसेट है मेरा, ये मेरा डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, ये मेरी लायबिलिटी है, ये इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, ये भी लायबिलिटी थी, ये भी इंक्रीज हो रही थी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ये मेरा एसेट था, ये डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, ये मेरा एसेट था, इंक्रीज हो रहा था। इंक्रीज होगा तो ऊपर की तरफ एरो, इंक्रीज होगा तो यानी कि क्रेडिट साइड एंट्री होगी। ये मेरे लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहे थे, डबल एरो। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए आप लोगों को बना रहा हूँ कि आपके एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है। अगर आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आप क्रेडिट साइड एंट्री करोगे, अगर आपके लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आप क्रेडिट साइड एंट्री करोगे। ऐसे ही आपका एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो आप डेबिट साइड एंट्री करोगे, लायबिलिटी अगर आप इनकी इंक्रीज हो रही होगी तो डेबिट साइड एंट्री करोगे आप। ठीक है, फिर उसका टोटल लगा दोगे आप यहाँ पर, जो एक्सपेंडिचर पे कर रखा है, एक्सपेंडिचर की एंट्री भी करोगे, फिर दोनों साइड का आप टोटल लगा दोगे। दोनों साइड के जब टोटल लगाओगे तो देखो इस साइड का टोटल ज्यादा आएगा आपका, 10,000, 20,000, 20,000, 50,000, 50 प्लस 80, 1,30,000, 1,30,000 प्लस 1,20,000, 2,50,000, 2,58,000। इधर का टोटल 2,10,000 आ रहा है। 2,50,000 दोनों साइड लिख लोगे आप। ठीक है, लॉस को आप ट्रांसफर कर दोगे 48,000, पार्टनर्स का नेम लिख दोगे यहाँ पे और ओल्ड रेशियो में इसको आप ट्रांसफर कर दोगे। यहाँ बाहर आप फाइनल अमाउंट दिखाओगे, अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट दिखा दोगे यहाँ पे। ठीक है, अब जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लोगे तो आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री में देखो क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन की जो डेबिट साइड की एंट्री है हम पहले उसको लिख देंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा यहाँ पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने डेबिट लिख दिया। अब जितने भी आपके जो आइटम्स आपके डेबिट साइड आए हैं यहाँ पे, टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाटा, टू मशीनरी, इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिख दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये मैंने एंट्री अलग करी है क्योंकि एक्सपेंडिचर पेमेंट हुआ था, ये एसेट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ था तो ये उसकी एंट्री थी। तो यहाँ पे स्टॉक मेरा 10,000 से डिक्रीज डिक्रीज हुआ था, लाइबिलिटी मेरी क्रिएट हुई थी 20,000 से, डेटर्स मेरे क्रिएट हुए थे 20,000 से, मशीनरी मेरी डिक्रीज हुई थी 80,000 से, मशीनरी डिक्रीज हुई थी मतलब 20,000 से। इसका टोटल करोगे आप रिवैल्यूएशन में लिख दोगे, 2,50,000 आ गया। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर की एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे क्रेडिट करा है, अब आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, क्रेडिट साइड की एंट्री कर रहे हो तो इनको डेबिट करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितनी इनकी अमाउंट थी उससे इनको डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन की टोटल इन दोनों को जोड़ करके रिवैल्यूएशन में अमाउंट हुई थी 2,10,000। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखो 2,50,000 और 88,000, 2,58,000 से मैंने डेबिट किया है, क्रेडिट कितने से करा है, 2,10,000 से करा है। तो इसको बैलेंसिंग एंट्री करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, यानी कि देखो क्रेडिट मैंने कम करा है तो अब मैं इसको लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 48,000 से यहाँ पे शॉर्ट आ रहा था तो मैंने 48,000 से एंट्री यहाँ पे कर दी। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहा हूँ मैं, मीन्स ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अपोजिट में जो एंट्री होगी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के नाम से होगी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजीली, अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। और ओवरऑल प्रैक्टिस इज मस्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा समर वेकेशन में आप अपनी। ठीक है, कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहो कंटिन्यूसली, कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो। कंटिन्यूसली अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, कुछ ज़्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आप स्किप करके पढ़ोगे तो आपको जाहिर सी बात है डेली आपके डाउट्स आते रहेंगे फिर बाद में, और आपको जो कंफ्यूजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो कोशिश ये करो कि कंटिन्यूसली डेली पढ़ने की कोशिश करो, चाहे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन डेली के करो, एटलीस्ट करते रहना कंटिन्यूसली क्वेश्चन। थैंक यू।